आज की एक और बड़ी खबर है। अलग देश बना रहा था अमृतपाल। अब तक सबको लग रहा था अमृतपाल 4-6 आदमियों को लेकर कुछ बना रहा होगा, फौज लोगों को गुमराह कर रहा था, लेकिन नहीं, मंसूबे और बड़े थे। मंसूबे थे अलग देश बनाने के, भारत को तोड़ने के, भारत को तोड़कर पंजाब को अलग देश बनाकर राज करने के। और ये ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, ये देखिए जरा, नोट भी छप गए थे, ये देख रहे हैं आप, अलग देश के नोट, तस्वीर भी लगी है भिंडरेवाला की, और इसमें लिखा है कि ये जो नोट चलने थे, ये नोट डॉलर में चलने थे, यानी पंजाब में डॉलर चलता अगर अमृतपाल की चल रही होती तो। ये है देश तोड़ने की तैयारी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। खालिस्तानी पासपोर्ट भी छप गए थे कि वहां का पासपोर्ट भी अलग होगा। एक और तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर। और झंडे भी बन गए थे कि वहां का झंडा क्या होगा, यानी अगली तस्वीर दिखाइए। और देश का नक्शा भी बना लिया था कि नक्शा क्या होगा। ये थी तैयारी। ये इतनी खतरनाक तैयारी थी, इतने खतरनाक मंसूबे थे कि अमृतपाल को बिल्कुल छोड़ा और बख्शा नहीं जा सकता। देश तोड़ने वाले के साथ कोई शख्स खड़ा नहीं हो सकता। रिपोर्ट देखिए। 10 डॉलर का खालिस्तान का इन्होंने करेंसी बिल प्लान किया हुआ था। इनको पहले वहां रखा जाता था, फिर धीरे धीरे इनको इंडोक्ट्रिनेट करके मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग, मार्शल ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अमृतपाल पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, अमृतपाल ने कर ली थी अलग देश की पूरी तैयारी। भारत से पंजाब को अलग कर खालिस्तान बनाने की प्लानिंग, फौज के जरिए भारत को तोड़ने की साजिश, नया देश बनाकर अमृतपाल की राज करने की तैयारी थी। मिशन कामयाब होने से पहले अमृतपाल बेनकाब हो गया, और यही वजह है कि देश की एजेंसियों और पुलिस से अब तक फरार चल रहा है। भाई, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं देश तोड़ने के बाद क्या क्या तैयारी थी, क्या क्या बन गया था, क्या क्या छप गया था, वो देखिए जरा। सबसे पहले वो नोट आप देख रहे हैं, अमृतपाल ने अपनी अलग करेंसी बना ली थी। यह करेंसी, इसके अपनी करेंसी का नाम डॉलर रखा था, यानी वहां डॉलर चलते। 10 डॉलर की करेंसी पर देख रहे हैं भिंडरेवाला की तस्वीर, करेंसी के दूसरी ओर गोल्डन टेंपल का फोटो भी लगा है। इसे फेडरल रिजर्व की करेंसी बताया गया है। सबसे ऊपर लिखा है रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान, और उसके नीचे लिखा इन गॉड वी ट्रस्ट। हर डॉलर में एक बारकोड लगा है। झंडा भी छप गया था। अमृतपाल ने अलग देश का अलग झंडा भी बना लिया। झंडे में सिख धर्म के निशान दिख रहे हैं। अपने देश का नक्शा भी बना लिया। मैप में हरियाणा, जम्मू कश्मीर दिखाया है। लाहौर, पेशावर को भी अपना हिस्सा बता लिया। पासपोर्ट भी छप गए। अपने देश के लिए पासपोर्ट भी बनाया। इस पासपोर्ट पर देश का नाम खालिस्तान लिखा है। वेबसाइट पर डमी पासपोर्ट अपलोड किया। डमी पासपोर्ट के नीचे लिखा है यह दिन जल्द आएगा। लेकिन हमारी एजेंसियों ने जैसे काम किया, यह दिन कभी नहीं आएगा। सुनिए जरा पुलिस क्या कहती है। कई सारे राज्य के इन्होंने प्रपोज खालिस्तानी स्टेट प्रोविंसेस के एम्बलम्स प्लान किए हुए थे। 10 डॉलर का खालिस्तान का इन्होंने करेंसी बिल प्लान किया हुआ था, जिसकी फोटो हमें मिली है, और AKF के होलोग्राम जो लोगो हैं वो मिले हैं। अब सोचिए जरा कैसे हासिल करना था खालिस्तान के मिशन को, उसके लिए तैयारी देखिए। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले फौज बनाने के लिए फायरिंग की प्रैक्टिस, फौज निशाना लगाएगी, फौज जंग लड़ने वाली थी। तैयारी ये थी कि फौज बनाएंगे, और देखिए फौज निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही। निशाना कितना लग रहा है नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं फौजी। इनमें से कई फौजी अभी डिब्रूगढ़ की जेल में हैं ठिकाने पर, देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। फौज को देखिए, फौजी इनके बैठे हैं। AKF की बुलेट प्रूफ जैकेट सबने पहन रखी है, AKF लिखा है। ये देखिए जरा, AKF की जैकेट, खाना खा रहे हैं। ये सारे लोगों को गुमराह कर कर अपनी फौज में इसने शामिल किया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये अपने मिशन को हासिल करने के लिए, खालिस्तान बनाने के लिए ये बड़ी तैयारी और नापाक तैयारी कर रहा था। इस देश के लिए सबसे जरूरी होती है आर्मी, एक देश के लिए, और इसके लिए भी अमृतपाल ने पूरी तैयारी कर ली थी। अपनी नई आर्मी को अमृतपाल ने नाम दिया था AKF, यानी आनंदपुर खालसा फौज। अपनी फौज में अमृतपाल ने बंदूकों से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट तक बांट रखी थी। AKF के हर सदस्य को अमृतपाल ने अलग नंबर दिया हुआ था। इन नंबरों का बाकायदा डेटा रखा जाता था। जैसे आर्मी में ऑफिसर का एक कोड होता है, अमृतपाल अपनी फौज को युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। इसके लिए बाकायदा सेना और पुलिस की तरफ से अमृतपाल अपने फौजियों को ट्रेनिंग दे रहा था उसी तरह की। अपने गांव जल्लू खेड़ा में अमृतपाल ने एक फायरिंग रेंज बना रखी थी, जहां पर AKF के सिपाही गोली चलाने की ट्रेनिंग लेते थे। पूर्व फौजी अमृतपाल के सिपाहियों को गोली चलाना सिखाते थे, यानी इसमें पूर्व फौजी भी शामिल है। पुलिस और एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगी तो कई और बड़े नाम सामने आएंगे। स्क्रीन पर अमृतपाल की फायरिंग रेंज की आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें अमृतपाल का करीबी बसंत गोली चला रहा, उसका गनर
फिलहाल अमृतपाल के करीबी और बंदूकबाज बसंत को पंजाब की पुलिस डिब्रूगढ़ जेल पहुंचा चुकी है। जांच एजेंसियां अमृतपाल की पूरी कुंडली खंगाल रही हैं। अमृतपाल के करीबी तजिंदर सिंह से पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया है और इस ड्राइविंग लाइसेंस पर हुसैन जाफर नाम लिखा हुआ। शक है कि इसी हुसैन जाफर के जरिए पाकिस्तान से अमृतपाल मदद मांगता था। फिलहाल पुलिस अमृतपाल के हर लिंक को खंगाल रही है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस इस पूरे मामले में। एसएसपी को सुनिए। मेंबर्स थे, ये ज्यादातर यंग लड़के हैं जो नशे में पड़े हुए थे। जैसे तजिंदर गोरखा खुद पहले ड्रग एडिक्ट था और इस तरह इनको पहले वहां रखा जाता था, फिर धीरे धीरे इनको इंडोक्ट्रिनेट करके मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग, मार्शल ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अब आपको मिलवाने जा रहे हैं अमृतपाल के 9 मास्टरमाइंड से। उसके सबसे करीबी 9 मास्टरमाइंड, ये चेहरे आप देख रहे हैं। एक एक चेहरे को पहचान लीजिए। बहुत से जेल में हैं, बहुत की तलाश चल रही है। ये 9 मास्टरमाइंड कौन है? ये वही मास्टरमाइंड है जो अमृतपाल के इस प्लानिंग को कामयाब करने के लिए काम कर रहे थे। कौन कौन वो लोग हैं? सबसे पहले देखिए, किरणदीप कौर अमृतपाल की पत्नी, काम विदेशी फंडिंग जुटाना। दलजीत सिंह कलसी अमृतपाल का फाइनेंसर, काम आईएसआई अमृतपाल के बीच की कड़ी। पप्पलप्रीत सिंह अमृतपाल का मुख्य हैंडलर और गुरु, काम आईएसआई से सीधे संपर्क में था और इसी ने कहा तो अमृतपाल ने हुलिया बदल लिया। भगवंत सिंह अमृतपाल के करीबियों में से एक, काम मीडिया कोऑर्डिनेट करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करता था। गुरमीत सिंह बुक्कनवाला अमृतपाल के करीबियों में से एक, काम लोकल नेटवर्क तैयार करना, फरार होने का पूरा इंतजाम किया इसने। तूफान सिंह अमृतपाल का बेहद करीबी, काम वारिस पंजाब दे का सक्रिय सदस्य और इसी के लिए अमृतपाल ने थाने पर हमला बोला। हरजीत सिंह अमृतपाल का चाचा, कट्टर खालिस्तान समर्थक, काम अपनी कार से अमृतपाल को इसने भगाया। अमृतपाल के लौटते ही दुबई से आया वापस। तेजिंदर सिंह अमृतपाल का सबसे खास गुर्गा, काम अमृतपाल की सुरक्षा, थाने पर हमले के मामले में भी यह शामिल था। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अमृतपाल कैसे एक आतंकी संगठन खड़ा कर रहा था। ये जो आपने अजनाला थाने पर देखा, ये जो भीड़ और फौज लेकर अमृतपाल पहुंचा था, ये सब तैयार की हुई फौज है। ये लोगों को लग रहा था सामान्य समर्थक पहुंच गए, लेकिन अमृतपाल फौज के नाम पर पूरा आतंकी संगठन बना रहा था। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, बाकायदा एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद जो बात निकलकर सामने आई, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां ये दावा कर रही हैं। दुबई में अमृतपाल के कोई सिख सिद्धांत नहीं थे। बड़ी चीज ये यहां आकर बता रहा है कि अमृतपाल देश का सबसे बड़ा सिख है। दुबई में ऐसा नहीं था। दुबई में ऐश मौज मस्ती से जिंदगी जी रहा था। दुबई में अमृतपाल ड्रग डीलर के साथ भी जुड़ा हुआ था। ड्रग डीलर का भाई पाकिस्तान में काम कर रहा है। भारत आने से पहले ही प्लानिंग की गई, धार्मिक कट्टरपंथी ग्रुप के रूप में काम करने लगा। सिखों के ईसाई धर्मांतरण का विरोध शुरू कर दिया। ईसा मसीह के लिए कहा, वो खुद को नहीं बचा पाए, मतलब ईसा मसीह को नीचा दिखाकर खुद को कट्टरपंथी बताया। दीप सिद्धू की मौत से पहले अमृतपाल को कोई नहीं जानता था। भारत में अमृतपाल ने सिखों को भड़काना शुरू किया। जनसभाओं में कहा, नशे के बजाय सिख धर्म के लिए प्राण दे दो। सरकार सिखों के शस्त्र छीनकर उन्हें निहत्था बनाना चाहती है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हथियार रखने का आदेश दिया, जिससे सरकार के सताए जाने पर सिख अपनी रक्षा कर सके। भावी पीढ़ियों को खालसा शासन के लिए एकजुट होना होगा, यह अमृतपाल के भाषण। नशा मुक्ति के जरिए युवाओं को तैयार करना शुरू कर दिया। ब्रेन वॉश करके आत्मघाती तक तैयार कर रहा था अमृतपाल। ये थी अमृतपाल की तैयारी। और इतना ही नहीं, अमृतपाल भागा भागा फिर रहा, कभी ये शहर कभी वो शहर। अमृतपाल का एक और सीसीटीवी आया, ये आप देख रहे हैं। ये बताया जा रहा है अमृतपाल जा रहा है, लुधियाना की तस्वीर है अमृतपाल की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अमृतपाल, ये देख रहे हैं, ये अमृतपाल कसरत कर रहा है। अमृतपाल का साथी है जो कसरत करता हुआ तस्वीरों में आया है और ये बंदूकें रखी हुई हैं, आप देख रहे हैं आगे। अमृतपाल किन किन राज्यों में जा सकता है, कहां कहां अलर्ट जारी किया गया है, ये आपको बताता हूं। कई राज्य हैं, लगभग 7 ऐसे राज्य हैं जहां अमृतपाल भाग सकता है। तो देखिए कौन से राज्य। सबसे पहले पंजाब से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये वो 7 राज्य हैं जहां अमृतपाल इस वक्त हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी खबर आई है, जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है उन्हें असम क्यों ले जाया जा रहा है? असम ले जाया इसलिए जा रहा है क्योंकि पंजाब में ये जेल तोड़ सकते थे, जेल तोड़कर भाग सकते थे, इसलिए असम ले जाया जा रहा है। ये सुरक्षा एजेंसियों का दावा है, उनके पास इनपुट थे। अमृतपाल के 5 साथी असम जेल में, देख रहे हैं आप, डिब्रूगढ़ जेल का गेट खुल रहा है और इन साथियों को पहुंचाया जा रहा है। चाचा भी वही है, भतीजा फरार है। पंजाब से असम भेजे जाने के 2 कारण माने जा रहे हैं। पहला, पंजाब में रहने पर जेल ब्रेक हो सकता था, मतलब जेल से ये सारे आरोपी फरार हो सकते थे। अगर जेल ब्रेक होती तो पुलिस पर सवाल उठते, इसलिए आरोपियों को असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। दूसरा, पंजाब जेल में रहने से हिंसा हो सकती थी। इससे पहले अजनाला में थाने पर हमला हुआ था। तूफान की गिरफ्तारी पर बंदूक
तलवारों के साथ समर्थक पहुंच गए थे। दबाव में तूफान सिंह को रिहा करना पड़ा। पुलिस ने बताया इनका कोई गुनाह नहीं। ऐसे में पंजाब जेल में 5 आरोपी रहने पर हिंसा बड़ी हो सकती थी। डिब्रूगढ़ जेल सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित है। पंजाब के आरोपियों के पहुंचने के बाद यहां सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। यह वजह है डिब्रूगढ़ भेजने की। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, क्या मुर्दे में जान डाली जा सकती है? बाबा से मिलवाने जा रहा हूं, डॉक्टर से भी जानेंगे। ये जो बाबा है, ये बाबा दावा करता है कि मरे आदमी को भी ये जिंदा कर देता है। इसके लिए दावा करता है कि ये जेनेटिक साइंस है और इस जेनेटिक साइंस से जो मर गया है उसे उठ खड़ा करेगा। इसका एक उदाहरण देखिए जरा पहले। करवट लो, करवट लो, करवट आप छोड़ो, आप हटो, आप हटिए बेटा, करवट लो, उठ के बैठो। बोलिए सतगुरु भगवान की। खड़ी हो, खड़ी हो। उठिए, करवट लो, करवट लो, करवट आप छोड़ो, आप हटो, आप हटिए बेटा, करवट लो, उठ के बैठो। बोलिए सतगुरु भगवान की। खड़ी हो, राइट, खड़ी हो। अब आपको बताता हूं कि दावा क्या है। करौली बाबा के चमत्कार की हर ओर चर्चा हो रही है। मरे लोगों को जिंदा करने का दावा करते हैं। दरबार में 3-4 मृत लड़कियों को जिंदा कर दिया। सांप के काटने से लड़कियों की मौत हुई थी। करौली दरबार में बेसुध हालत में इन्हें लाया गया। परिवार का दावा है कि बेटी की सांस टूट चुकी थी, सांस नहीं चल रही थी। बाबा के चमत्कार से बेटी की सांस चलने लगी। बाबा का दावा है मंत्र शक्ति से वो इलाज करते हैं। वैदिक शक्ति से प्राण तक वापस ला सकते हैं। विज्ञान के मुताबिक मरे हुए व्यक्ति का जीवित होना मुमकिन नहीं है। कई लाइलाज बीमारी को ठीक करने का बाबा दावा करते हैं। रोग बनाने वाली स्मृतियों को ब्लॉक करने का दावा करते हैं। जैसे परिवार में किसी की मौत कैंसर से हुई तो संभव है कि कम इम्यून वाले सदस्य को यह बीमारी हो जाए। बाबा कहते हैं स्मृति की वजह से ऐसे रोग होते हैं और इसे ठीक करने के लिए स्मृतियों को नष्ट करना जरूरी है। वैदिक परंपरा से बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। बाबा के आश्रम में प्राकृतिक चिकित्सा भी होती है। मंत्र के साथ आश्रम में इलाज करवाने की भी सलाह देते हैं। बहरहाल बाबा की बात पर यकीन तब करिए जब डॉक्टर क्या कह रहा है। बाबा के दावे को भी सुनिए और डॉक्टर को भी सुनिए। लेकिन वो जेनेटिक के बारे में नहीं जानते। यहाँ जेनेटिक को पूरा साइंस है, जेनेटिक साइंस नहीं, जेनेटिक ट्रीटमेंट भी है। अभी उनको साइंस थोड़ी थोड़ी पता है, थोड़ी थोड़ी। यहाँ जेनेटिक साइंस पूरी पता है। विज्ञान, हमारे जो देश के ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे, सब पूरा करके लिख के चले गए हैं। कुछ खोजने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी उनको एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाए वो लोग। उनके कारण आप जब यहाँ हवन और अनुष्ठान करते हैं, आपका विशाल ऊर्जा होती है। आप केवल संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो स्वीकार हो जाता है। वो एनर्जी गंदी निकल जाती है, उसकी जगह आपके द्वारा हवन में उत्पन्न हुई ऊर्जा प्रवेश करती है, सकारात्मक पर आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह बाबाओं के भ्रम में नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल कोरी बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूर दूर तक इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। किसी भी व्यक्ति जो मर चुका है उसको हम किसी तरह से भी जिंदा नहीं कर सकते। तो इन सब लोगों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। और आपको बताऊं, बाबा अपने दावे को, डॉक्टर को सुन लिया, संभव है आप डॉक्टर को मानेंगे। बाबा अपने दावे को और ज्यादा मजबूती से रखने के लिए बोलता है कि गुरु के क्रोध के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पीछे हटना पड़ा था। सुनिए माफी नहीं, किसी को क्षमा नहीं। कोई भी हो, देवी देवता कोई भी हो, सब नष्ट किए जाएंगे आज। मर जाए, सर पटक पटक के मर जाए। सारे देवता पकड़ के आए, सब आओ, आओ तुम्हारा शराब देखते हैं हम आज, कितने देवता देवी हो। सब खींच के लाए जाए। विष्णु स्तंभित, लक्ष्मी स्तंभित। कौन देवता आगे आना चाहता है? आगे आए। कौन इनकी बर्बादी चाहता है? आगे आए। तो बाबा दरअसल कह रहे हैं कि देवता चढ़ गए तो देवता भी उतार लेते हैं। काफिला देखिए जरा, लंबा चौड़ा काफिला, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं बाबा के पास। बाबा के पास समर्थकों का भारी हुजूम जुटता है और बाबा का संसार इससे चल रहा है। बाबा का काफिला देखिए जरा, वीवीआईपी की तरह बाबा का काफिला है। करीब 15 आलीशान गाड़ियां काफिले में होती हैं। 12 गाड़ियां आश्रम के गैराज में हर वक्त, 10 गाड़ियां साथ चलती हैं बाबा की। काफिले की कई गाड़ियां करोड़ों की हैं। करौली बाबा खुद भी कार चलाते हैं। लैंड रोवर डिफेंडर 3 करोड़ रुपए कीमत, फॉर्च्यूनर कार 45 लाख रुपए,
किया कार्निवल 45 लाख रुपए और फोर्ड इंडिवर 34 लाख रुपए, टोयोटा इनोवा 20 लाख रुपए। बाबा की ये गाड़ियों का काफिला है। अब जरा सुनिए बाबा के जो समर्थक उन तक पहुंचते हैं, उन्हें सुनिए वो क्या कहते हैं। इंजीनियर हूं पेशे से, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था रिजाइन करके। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ अनपढ़ लोग, देहाती लोग आते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने भी मेडिकल की दवाइयाँ जानता हूँ, साइंस के बारे में जानता हूँ। दवाई करवाई कोई फायदा नहीं, लेकिन 12 वर्षों से जो समस्या थी वो आके यहाँ 7 दिन में पूरी तरीके सही हो गया। और मैं गुरु जी का शिष्य हूँ और ये इन गुरु जी ने हमारे अंदर से ऐसी एनर्जी निकाली, मेरे वीडियोस है। अपने मित्र के साथ आए हूँ, इनकी एक्सीडेंट में एक आंख की रोशनी जा चुकी है। यदि बाबा इसको ठीक करते तो मैं अपने बच्चों को भी लेके आऊंगा और हम ब्लैंक चेक भी लेके आए, जो बाबा कहेंगे वो भर के देंगे। महाराज के पास ये लेकर आया हूँ, आज की आंख की रोशनी जा चुकी है मेरी। अगर ये ठीक कर देते तो मैं अपने ब्लड पोषण बच्चों को करने के लिए आया हूँ। और ये एक चेक है जो बाबा जी कहेंगे इसमें भर के लिख कर दे दूंगा कि अगर मेरी आंख की रोशनी आ जाए, मेरे लिए बहुत कुछ है। देखिए श्रद्धा भाव से आएंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। इनके जैसे 500 आदमी है यहाँ पर। बाबा ने अपने बड़े लंबे चौड़े भक्त और समर्थक जुटा लिए, लेकिन बाबा की क्राइम कुंडली भी है। करौली बाबा पर कई गंभीर आरोप हैं। 1992-95 के दौरान हत्या समेत कई केस दर्ज हुए। 1992 में फजलगंज में हुई हत्या में नाम आया बाबा का, तब शास्त्री नगर के अयोध्या प्रसाद की हत्या हुई थी। 94 में करौली बाबा पर रासुका लग चुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA। बाबा पर जमीनों पर अवैध कब्जे के भी आरोप है। बाबा ने चर्च की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। अब बाबा का एक और करिश्मा दिखाता हूं आपको। बाबा दावा करते हैं जैसे लंबाई बढ़ा देते हैं, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, वैसे ही कहते हैं खारे पानी को मीठा कर दूंगा। सुनिए। खारा पानी है जी, खराब पानी है जी, जाली नहीं पड़ रहा है वो। अरे हम जितना पूछे माते उतना मीठ में अच्छा पानी नहीं है, खराब है पीने में जी। ये जो पानी इसको मीठा कर दिया जाए और जिस बोर का पानी उस बोर को मीठा कर दिया जाए। ओम बैलेंस। खारेपन का जो स्वाद है वो नष्ट कर दिया जाए स्मृति से। शिव पुराने जल का स्वाद निष्क्रिय करके नष्ट कर दिया जाए। भविष्य की स्मृति से नष्ट कर दिया जाए, वर्तमान से भूतकाल से भी नष्ट कर दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जल मीठा कर दिया जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार अपना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा के चमत्कार हैं। बाबा के दरवाजे पुलिस पहुंच गई, तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस पहुंची, बाबा पर FIR हो गई। एक डॉक्टर को पीटा था, उसके बाद पुलिस वाले पहुंचे बाबा का बयान दर्ज करने। अब आपको बताता हूं बाबा हैं कौन, कैसे भदौरिया साहब करौली बाबा बन गए। करौली बाबा का असली नाम है संतोष सिंह भदौरिया। करौली बाबा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले हैं। बाबा बनने से पहले एक किसान हुआ करते थे। टिकैत के संपर्क में आए, चर्चित किसान नेता बन गए। सियासत में भी हाथ आजमाया और शिवसेना से भी जुड़े थे। फिर कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल के संपर्क में आ गए। जायसवाल मंत्री थे, कोयला निगम का अध्यक्ष बना दिया इन्हें। सवाल उठने के बाद इन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। सियासत में बहुत कामयाबी नहीं मिली तो फिर बाबा बन गए। कानपुर में अपने बेटों के नाम पर लव कुश आश्रम खोला। यह आश्रम एक मंदिर में शुरू हुआ जो अब 14 एकड़ में है। करौली बाबा ने आश्रम तंत्र मंत्र से इलाज करना शुरू किया आश्रम में, और लाचार और असहाय लोगों की भीड़ जुटने लगी वहां। इलाज के लिए आश्रम में रोज 4 से 5 हजार लोग आने लगे।